हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन। इसके वीडियो अपने चैनल पर कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, चैप्टर 3 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये स्पेशली 11th क्लास में जो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ पार्ट मैच करेगा, कुछ पार्ट हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से मैच करेगा जो कि हम पहले जानते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना अपने को, यहाँ पर नाम के इलेक्ट्रो और आगे वर्ड लगा केमिस्ट्री, तो इतने देखने से क्लियर हो रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन से रिलेटेड है और अपनी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ये अपने साइंस की एक ब्रांच है। पहली बात, साइंस की ब्रांच है इन विच वी स्टडी एनर्जी चेंज, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी ऐसे रिएक्शन के थ्रू जो स्पॉन्टेनियस है। जैसा कि आप सबको पहले से पता है, जैसे मान लो अगर हम एक बात करें, देखो N2 + 3H2, यहाँ पर देखिए 2NH3 और यहाँ पर देखा जाए प्लस हीट, ये एक्सोथर्मिक चेंज है। और N2 + O2 गिव्स आउट 2NO - हीट, ये एक्सोथर्मिक चेंज है और ये एंडोथर्मिक है। लेकिन दोनों एक पर्टिकुलर कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है, ध्यान रखना। और आपको पहले से पता है कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पर जो डेल्टा जी का रिजल्ट आता है, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं, जिसको पिछले साल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, गिब्स फ्री एनर्जी या सिंपली फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। जिस किसी केस में ये रिएक्शन ये एनर्जी माइनस साइन में आएगी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। ये एक फैक्टर हो सकता है स्पॉन्टेनिटी के लिए, लेकिन कंप्लीट डिसीजन गिब्स एनर्जी के बेसिस पर मिलेगा। और गिब्स एनर्जी होती क्या, आप सबको पता है, किसी भी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है जिसे हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क आर नोन एज गिब्स एनर्जी। अब देखा जाए यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि जितने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, चाहे वो एक्सो हो एंडो, एक्सो और एंडो से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। आपको पता है कि जो हम लोग डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S अपना गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखा जाए जो पिछले साल हमने डिस्कस किया था, ये अपना गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें समझना स्पेशली ये है, देखो डेल्टा H और डेल्टा S ये एंथैल्पी चेंज है, ये एंट्रोपी चेंज है, ये टेम्परेचर है। ये सब मिल करके डिसाइड करेंगे डेल्टा जी का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा। आपको सबको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। ये डिस्कशन हमें पहले से पता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। देखिए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो गिब्स एनर्जी यानी एनर्जी का कह सकते हो कि हमारा यूज है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू परफॉर्म नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्पेशली देखा जाए हमारे साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी यानी डेल्टा जी की वैल्यू जो माइनस में आ रही है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए यूजफुल वर्क एनर्जी है जिससे हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूजफुल वर्क हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कराने में या परफॉर्म कराने में हम लोग यूज करते हैं। तो इस पूरे कह सकते हो ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर नंबर 3 में हमें इससे रिलेटेड डिस्कशन करना है
कहीं हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, अभी इसकी बात बाद में होगी। लेकिन उससे पहले हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे, पहले हम उसका डिस्कशन करेंगे, फिर हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले बाकी पार्ट की तरफ मूव करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ये देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू परफॉर्म नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर हम लोग डेल्टा जी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है डेल्टा जी की वैल्यू जिस केस में माइनस आएगी वही केस हमारा कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ये प्लस में आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस में जाएगा ये केस हमारा। अब थोड़ा सा हम इसकी तरफ मूव करेंगे, इसके आगे चलना चाहेंगे हम, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ हम बढ़ेंगे। जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे देखा जाए। सबसे पहले रेजिस्टेंस, इसको हम लोग आर से यूज करते हैं। सेकंड नंबर पर रेजिस्टिविटी, इसे हम लोग देखा जाए रो से यूज करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर पर कंडक्टेंस, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। फोर्थ नंबर पर देखा जाए कंडक्टिविटी, इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। और सबसे लास्ट में मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास देखा जाए ये पांच टर्म हैं जो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में कंसीडर होंगे और हमें इनकी बातें वन बाय वन करनी है। सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस क्या है, हम जरा इसकी बात कर लें। देखो कोई अगर मेटेलिक वायर अगर इसमें है तो आपको पता है कि अगर इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट के फ्लो होने में कितना बैरियर क्रिएट हो रहा है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, उस बैरियर के लिए हम रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं। मीन्स किसी भी मेटेलिक वायर में, किसी सोल्यूशन में, मानो यहाँ पर हम सोल्यूशन में ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम सोल्यूशन लेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अवेलेबल रहेंगे, इसमें भी अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट 100% ऐसा नहीं कि फ्लो हो जाएंगे, उनके फ्लो होने में कोई न कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट हो रहा, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू विच obstruction which is produced in a metallic wire or a solution, ठीक है, when electric current pass through it are known as resistance। और आपको सबको पता है रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी रेजिस्टेंस उसी के रेशियो में इंक्रीज होता चला जाएगा। और रेजिस्टेंस जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब वायर का जो एरिया है, वायर जो थिकनेस है, अगर वो ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस कम आएगा, थिकनेस कम रहेगी रेजिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में देखा ज्यादा आएगा। तो ये हमारे सामने दिमाग में रखने की जरूरत है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो रो लगाते हैं L/A, और यही जो रो है यही रेजिस्टिविटी है। आगे देखो जब हम रेजिस्टिविटी का डिस्कशन करेंगे हम इसको रो को डिस्कस करेंगे। आपके सामने फिर एक बार समझा दो, रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन विच इज क्रिएटेड इन मेटेलिक वायर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इट। तो ये केवल मेटेलिक वायर के बेसिस पर हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री में हम ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर हम सोल्यूशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात बार बार करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लोगों को यह ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा,
और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे सामने जो है ये देखा जाए रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट आती है देखा जाए, इसकी जो यूनिट हमारे सामने निकल करके आती है ये OHM ओम आती है। इसको देखा जाए हम लोग इसी तरह से ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, जो आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट वाले केस में पहले से फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो। तो रेजिस्टेंस हमारे सामने क्या समझ में आया, ध्यान रखना किसी भी मेटेलिक वायर में करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा या किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं, जिनके सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन हो सकता है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा वही ऑब्स्ट्रक्शन हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को हमने ऐड करके ये प्रोडक्ट बना दिया। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर देखो इक्वल बनाने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया और ये हमारा रेजिस्टिविटी है, या इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी नाम दे सकते हैं, देते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए यूनिट क्या रेजिस्टेंस की निकल के आएगी, ओम, OHM, या इस सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये देखा जाए फर्स्ट पार्ट हमारा रेजिस्टेंस का कंप्लीट हुआ। हम अब सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, आप लोग जरा ध्यान से इसको देखना। सेकेंड पार्ट जो हमारे सामने है देखा जाए ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी स्पेशली देखा जाए हमारे सामने क्या, इसको रो से हम रो सिंबल से देखो डिनोट कर रहे हैं, इसको रो, एक लैटिन वर्ड है रो, हम नाम देते हैं। अभी हम लोग देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A हमने लिया था। इस केस में देखो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू A/L, ये हमारे सामने देखा जाए सिचुएशन स्पेशली बन करके आएगी। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, अब इस केस में देखो अगर हम L को L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं और A इज इक्वल टू 1, यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन जो है A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ऐसे केस में मान लो कोई भी 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक मेटेलिक वायर लिया जाए हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में दो अपोजिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, अगर मान लो कि देखा जाए इफ ये सिचुएशन बना दिया जाए तो अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा जाए A को 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मान लिया और L को 1 सेंटीमीटर मान लिया। देखो सेंटीमीटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि मीटर, जैसे SI सिस्टम में लेंथ को मीटर में लेते हैं, लेकिन मीटर एक हमारे कह सकते हो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बड़ी यूनिट है, तो उसको छोटा बनाने के हिसाब से हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में लिया है। हम यहाँ चाहें तो मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन वो मीटर हमारे लिए देखा जाए कह सकते हो कि बड़ी यूनिट है, क्योंकि हम लोग एक स्मॉल लेवल पर, सेंटीमीटर लेवल पर ज़्यादातर डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात और, अगर मान लो कोई एक, अगर हम एक क्यूब बना लें, देखो एक डेफिनेशन हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम एक क्यूब बना लें और इस क्यूब में जितने भी लेंथ हैं देखा जाए 1 सेंटीमीटर, इसकी देखा जाए 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो अब देखा जाए जो इसकी और जो थिकनेस है ये भी देखा जाए 1 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब ले लें और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन भरा होगा, इसके दो अपोजिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वही रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी बन जाएगा। तो एक डेफिनेशन हम इस बेसिस पर भी बना सकते हैं। देखो अगर हमने एरिया ले रखा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेंथ ले रखा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का पूरा एक क्यूब क्रिएट हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब के सोल्यूशन में जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं, जितने आयंस हैं, और जब इसमें करंट फ्लो किया जाएगा तो जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, वही रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल आएगा। तो आपको इस लेवल पर, इस जगह पर समझ में आनी ही चाहिए, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात और, अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है रेजिस्टिविटी की, ध्यान रखना हम लोग रो से इसको डिनोट करते हैं। अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी होती है, यूनिट निकालने के लिए आपको पता है, यहाँ पर देखिए अगर हम यूनिट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ओम ले लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर देखा जाए सेंटीमीटर ले लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे सामने देखा जाए ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। और SI सिस्टम में अगर यूनिट अगर आप निकालना चाहोगे तो ओम तो हमारा ओम ही रहेगा और लेंथ जो है यहाँ पर मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे सामने SI सिस्टम के अंदर यूनिट आ जाएगी। तो
अब देखा जाए ये सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, रेजिस्टिविटी कंप्लीट हुई है। रेजिस्टेंस इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हमने रेजिस्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए। अब इस केस में देखा जाए रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी एल अपान ए, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपान एल, आर की वैल्यू ओम, एक एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर लेंथ है, सेंटीमीटर में ले लिया तो ओम सेंटीमीटर। एसआई सिस्टम में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर की प्लेस पर मीटर आ जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा हमारी यूनिट। इस तरह से हमें रेजिस्टिविटी को क्लियर करना था। अब हम इसके आगे देखा जाए तीसरे नंबर पर आते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा ये है, ये देखा जाए कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस का देखो सिंपल मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को आपको देखने से लग रहा है कि जी से हमने डिनोट कर रखा है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, जैसे मान लो कोई भी मेटेलिक वायर ले लें या कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले लें। अब इसमें कितने आसानी से करंट फ्लो हो रही है, उस करंट फ्लो होने की कैसे मेजरमेंट के लिए हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। द ईज विथ विच करंट फ्लो इन अ मेटेलिक वायर और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आर नोन एज कंडक्टेंस। द ईज विथ विच कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रही है, तो उसके बेसिस पर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं। और आपको देखने से लग रहा है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस कम आएगा, इन्वर्स रिलेशन आएगा। तो जो हमारा कंडक्टेंस है ये 1/r, ये सिचुएशन बन करके हमारे सामने आएगी। अब आप लोगों को इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल से सब बात समझ में आ रही है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी मेटेलिक वायर हमने लिया है या इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले रखा है, इसमें अगर करंट पास किया जाए तो कितने आसानी से करंट पास हो रही है। ईज विथ विच इलेक्ट्रिक करंट पास इन अ कंडक्टर मेटेलिक वायर और इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आर नोन एज इट्स कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होगा, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस जिस वायर का ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उसका कम आएगा, और जिस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा उसका कंडक्टेंस कम आएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात और देखा जाए, अगर इसकी यूनिट हमें निकालनी पड़ेगी तो आपको देखने से लगेगा 1/रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, OHM, ओम है। तो हमारे सामने यूनिट निकल के आती है OHM, ओम इनवर्स। अब नीचे सुपर ले जाओगे तो OH इनवर्स आ जाएगी। या इसी को कभी कभी देखो MHO उल्टा कर देते हैं, MHO महू से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना इसमें, ओम इनवर्स या महू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो इसकी कंडक्टेंस की यूनिट आती है ये साइमन आती है, कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं, ये साइमन है, SCIMEN, साइमन है। ये क्या होता है, 1 ओम इनवर्स, 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स। अगर SI सिस्टम में यानी SI यूनिट अगर इसकी पूछी जाएगी तो ये साइमन आएगी, ध्यान रखना आप लोग, ये साइमन को दिमाग में रखना है। तो कभी भी अगर कंडक्टेंस यूनिट पूछी जाए तो दिमाग में आएगा साइमन, लेकिन साइमन है क्या, 1 ओम इनवर्स, यानी हमने ओम जो ले रखा है 1 ओम इनवर्स को 1 साइमन से हम डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछा गया है कि कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स अगर आप देते हो राइट है, MHO लिखते हो राइट है, लेकिन जब पूछा जाए SI सिस्टम में आपको पता होना चाहिए तो उसमें साइमन ही, SEIMEN, साइमन आपको दिमाग में रखना है। यह है क्या, 1 ओम इनवर्स को 1 साइमन का हम नाम देते हैं। तो ये हमारा देखा जाए थर्ड नंबर वाला काम पूरा हो गया। कंडक्टेंस का काम हमने कंप्लीट कर लिया, रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, रेजिस्टिविटी कंप्लीट कर लिया, कंडक्टेंस कंप्लीट कर लिया। अब हम कंडक्टिविटी की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर देखा जाए जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस था, वैसे रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी आएगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टिविटी हमने डिस्कस किया था उसी के अपोजिट में अगर हम चलें तो कंडक्टिविटी का केस हमारे सामने आ जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर इसको हम लोगों ने देखो कप्पा से डिनोट किया, देखो ऐसे के जैसा बनाते हैं, नीचे थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देते हैं, कप्पा, और इज इक्वल टू 1/रो। रो क्या है देखा जाए, जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस था, वैसे रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी हमारे सामने आ जाएगी। और अभी हम लोगों ने लिया था, यहाँ पर देखा जाए R इज इक्वल टू रो L/A था, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया था, RA/L आ गया था। ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी। अब जरा हम यहाँ पर देखें, जैसे देखिए कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अब इसी को देखा जाए यहाँ पर 1/रो है तो इसको इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पर इन्वर्स करने से क्या आ जाएगा, L चला जाएगा ऊपर
और R इंटू ये आ जाएगा हमारे सामने, ये सिचुएशन हमारे सामने देखो क्रिएट हो जाएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना इसमें, जैसे इसमें रेजिस्टिविटी हमने लिया था, रेजिस्टिविटी के लिए हमने क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर था और हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू देखा जाए 1 सेंटीमीटर थी और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये ए की वैल्यू थी। इसके दो अपोजिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था वो रेजिस्टिविटी था। अब यहाँ पर इनके दोनों अपोजिट फेस के बीच में जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा वो कंडक्टिविटी आ जाएगी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए रेजिस्टिविटी के लिए हमने क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर लिया था, हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके दोनों अपोजिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था वही रेजिस्टेंस हमारी रेजिस्टिविटी थी। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा ये कंडक्टिविटी हो जाएगी। मतलब यहाँ से देखो एक 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बीच में दोनों पॉइंट के बीच में जो कंडक्टेंस आएगा उसको हम नाम देंगे कंडक्टिविटी। इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात और, अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बना करके डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखो इजी गोइंग डेफिनेशन हमारी बन सकती है। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर लिया, लेंथ 1 सेंटीमीटर ले रखे हैं और यहाँ पर देखा जाए वेड्थ को 1 सेंटीमीटर ले रखा है। तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब हमने बना रखा है, इसके दो अपोजिट फेस के बीच में जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा वही कंडक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसमें देखो इफ L इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं और A इज इक्वल टू यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेते हैं, ये सिचुएशन हम मान लेते हैं इसमें देखा जाए। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो क्या समझ में आई दूसरी बात, कंडक्टिविटी हमारे सामने क्या है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर लें हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों अपोजिट फेस के बीच में जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा है, तो रेजिस्टिविटी के अपोजिट के बेसिस पर हमें कंडक्टिविटी को डिस्कस करना है, ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक हम वॉल्यूम लेते हैं, इसके अंदर कोई अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तो दो अपोजिट फेस के बीच में जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा वो कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब जरा इसकी यूनिट की बात की जाए, थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं, तो कंडक्टिविटी का भी काम हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी के लिए हमने क्या लिया है, इस केस में कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इज इक्वल टू L R इंटू A। अब यहाँ पर देखा जाए इसको हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए ओम ले लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपको देखने से लग रहा है कि ओम को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा और ये देखा जाए सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को हम चाहे तो साइमन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पता है ओम इन 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स होता है। यहाँ पर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू देखा जाए यहाँ पर साइमन आ जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारी यूनिट निकल के आ जाएगी। दूसरे नंबर पे और कंडक्टिविटी की अगर हम SI यूनिट निकालना चाहें तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर साइमन तो है ही, साथ में यहाँ पर देखा जाए मीटर इनवर्स ले लेंगे तो ये कंडक्टिविटी की SI सिस्टम यूनिट आ जाएगी। आपके न्यूमेरिकल में किससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आपको अगर SI सिस्टम यूनिट आएगी तो आपको SI सिस्टम की यूनिट लेनी पड़ेगी। अगर SI सिस्टम में नहीं आई, अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल भी दे सकते हो। इस तरह से अपने को कंडक्टिविटी की बात पता होनी चाहिए। अब हमने 4th नंबर पर देखो कंडक्टिविटी को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, जो हमारा इसके पास देखा जाए लास्ट पार्ट है, जो बेसिक टर्म के से रिलेटेड है। ध्यान रखना इसमें देखा जाए जो अपना मोलर कंडक्टिविटी है जिसको हम लैम्डा एम से नोट कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इसमें, और इसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे इसके अंदर। तो जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इस सोल्यूशन के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पर जो आयन क्रिएट हुए हैं और उस आयन का जो कंडक्टिंग बिहेवियर मिलेगा वही कंडक्टिंग बिहेवियर हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगी। मतलब क्या समझ सकते हो, ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड, कह सकते हो कंडक्टिंग बिहेवियर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर नोन एज इट्स मोलर कंडक्टिविटी। फिर समझिएगा हमने क्या किया है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, 1 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला है
तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉल्वेंट में आकर के कैटायन आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने से यहाँ पर जो आयंस क्रिएट होंगे वो कंडक्टिंग नेचर दिखाएंगे। तो जितने आयन बने हैं वो जो कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेंगे वही कंडक्टिंग बिहेवियर हमारा मोलर कंडक्टिविटी है। फिर समझिए जरा, ऑल द आयंस यानी कंडक्टिंग बिहेवियर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर नोन एज इट्स मोलर कंडक्टिविटी। उसको देखा जाए हम लोग लैम्डा एम से दिखाते हैं। और लैम्डा एम इज इक्वल टू देखा जाए क्या, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। हमारे सामने ये एक रिलेशन बन के आता है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। और अगर कंसंट्रेशन को अगर हम मोलरिटी के टर्म में लेते हैं, अगर हम इसको मोलरिटी के टर्म में लेते हैं तो उस केस में हमारे सामने लैम्डा एम जो निकल के आता है ये देखा जाए कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी। लेकिन अब यहाँ पर जो ये सी आती है ये मोलरिटी है, ये देखा जाए ये मोलरिटी है। आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने क्या समझाया इसमें, देखा जाए मोलर कंडक्टिविटी को समझाने के लिए क्या किया गया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, ध्यान रखना, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया गया, इलेक्ट्रोलाइट कैटायन आयन में ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद कंडक्टिंग नेचर दिखाएंगे। तो जो भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो कंडक्टिंग बिहेवियर सोल्यूशन का क्रिएट हुआ है वही कंडक्टिंग बिहेवियर मोलर कंडक्टिविटी है। मतलब कंडक्टिंग बिहेवियर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर नोन एज इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ये ध्यान रखना, लैम्डा एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ये देखो कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन से रिलेट करेगी, इसको ध्यान रखना। और ध्यान रखना कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का देखा जाए इनवर्स रिलेशन है। अगर सोल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, सोल्यूशन के अमाउंट को कम करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब इनवर्स का रिलेशन है। इसलिए देखा जाए अगर हम चाहें लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, कभी कभी हम इस फार्मूले को भी यूज करते हैं और आगे इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो इसी रिलेशन को आगे भी हम यूज कर सकते हैं और करेंगे आपके सामने आपको समझाने के लिए। तो ये तो एक सिंपल सी बातें रही। यूनिट की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर देखा जाए लैम्डा एम, इसकी यूनिट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, स्पेशली देखा जाए यूनिट की तरफ, यहाँ पर देखा जाए साइमन यहाँ पर देखा जाए सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट निकल करके आती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप लोग को इसकी ध्यान में रखने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर इसके देखा जाए एसआई सिस्टम में, अगर हम यहाँ पर एसआई सिस्टम यूनिट लेना चाहें लैम्डा एम की, इसमें देखो साइमन यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मोल इनवर्स, ये रिलेशन बन जाएगा। तो आपको इस बेसिस पर ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अपना देखा जाए ये मोलर कंडक्टिविटी वाला केस भी कंप्लीट हुआ। तो मैंने इतने डिस्कशन तो आपके सामने कर दिए। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहेंगे, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जरा मैं इसकी बात करूंगा, हम इसकी तरफ, अब ये पांचों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस ये बनते हैं और आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो टू द पॉइंट करने रहेंगे और सही क्वेश्चन हो जाएंगे तो अपने पूरे 1 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और अगर बाई चांस में कुछ मिस्टेक होंगी तो 1 मार्क्स में आप लोग कटने का मौका दे रहे हो, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा से फेड हो रहा है, इसको लेकर के चले, इससे कंप्लीट करते हैं। ध्यान दो जरा आप लोग, यहाँ पर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, सबको पता है, G इज इक्वल टू 1/R। हमारे पास कंडक्टेंस मेजर करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट तरीका रेजिस्टेंस मेजर करने का है व्हीट स्टोन ब्रिज से।
व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस को 1/r करके हम कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखना अपने लिए, बड़ा सिंपल सा केस है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा केस है। यहाँ पर देखा जाए एक हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के कह सकते हो कि कीज लगी होती हैं। जो की इसमें से निकालोगे उसके पास रेजिस्टेंस लिखा होता है, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 100, 200 ऐसे वैल्यू लिखी होती है। तो जो कि इसमें से आप निकालोगे सर्किट में उतने ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेटेलिक वायर जोड़ देते हैं। इस वाले केस में यहाँ पर देखा जाए 1 मीटर लंबा, स्पेशली 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर आप इसको ले लोगे, इतना एक वायर रहता है स्पेशली। यहाँ पर देखा जाए इस वाले केस में करते क्या है कि यहाँ से एक हम यहाँ पर देखा जाए गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक जॉकी लगा देते हैं जो कि इस 1 मीटर वाले लंबे वायर पर ऐसे खींच स्लाइड कर सकती है, चल सकती है। तो अब इसमें देखा जाए हम लोग जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम देखो बीच में इसमें कह सकते हैं कि हम लोग कीज लगा देंगे, बाकी और चीज़ें जो रखती हैं सर्किट में करंट के लिए हम लोग कोई न कोई सेल लगा देंगे। वो जो पूरा अरेंजमेंट आता है वो तो हम लोग करते ही करते हैं। यहाँ देखिए बड़ा एक सिंपल सा हमारे पास एक अरेंजमेंट है, देखा जाए एक डायग्राम में बनाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, बहुत सिंपल सी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखा जाए गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और ये रिलेशन स्पेशली यहाँ पर देखो बनता है। तो ये जो हमारे सामने रहता है ये वाला केस है, ये वेरिएबल्स, ये जो है अननोन जिसका रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। और यहाँ पर देखा जाए ये 1 मीटर लंबा वायर, ये वाला जो वायर होता है ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर कीज लगा देंगे, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं और पूरे सर्किट को इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए इसको हम लोग एक एक नाम दे देंगे। स्पेशली इस वाले केस में इस रेजिस्टेंस को देखो हमने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 ले लिया, इसको हमने R3 ले लिया, इसको R4 ले लिया। ये ध्यान रखना आप लोग, हमारे सामने मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एक बड़ा सिंपल सा केस यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं और रेजिस्टेंस का 1/r करके हम कंडक्टेंस निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो इस वाली जगह पर मैंने कहा ना, यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो वेरिएबल्स नाम है, यहाँ से जो भी कीज आप निकालोगे उतने ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जिस सोल्यूशन का, मान लो कि हमें इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का हमें कंडक्टेंस निकालना है, तो पहले तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस का 1/r करके हम कंडक्टेंस की तरफ पहुंच जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वायर लगा रखा है, स्पेशली यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम उस वायर को या उस सोल्यूशन को यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। और ये जो 1 मीटर लंबा वायर हमारे सामने, ये जो पूरा पूरा वायर है जिस पर चौकी को हम लोग ऐसे खिसका करके ऐसे बार बार प्रेस करते हैं। तो जब एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नीडल होती है वो ऐसे डेविएट होती है। जिस कंडीशन में आप इस चौकी को खिसकाओगे और यहाँ पर इस वायर के ऊपर जब प्रेस करोगे तो जब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो बिल्कुल डेविएट ना हो तो 0 पे ऐसे स्टैंड हो जाए, तो हम इसको नाम देते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया है। तो उसको हम नल पॉइंट का नाम देते हैं। ध्यान रखना, एट नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या, बैलेंस पॉइंट। कब बनेगा, यहाँ से तो आप कुछ पर्टिकुलर कीज निकालोगे, उतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे देखा जाए ये अननोन सोल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। फिजिक्स में क्या, वायर यहाँ लगता है, केमिस्ट्री में हम यहाँ पर सोल्यूशन कनेक्ट करते हैं, सोल्यूशन। ये जो पूरा का पूरा सर्किट है देखा जाए ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है और इस पर जॉकी हमारी जो होती है वो खिसकती है और जॉकी और इसके बीच में देखो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो जब आप जॉकी को खिसका करके प्रेस करोगे वायर पर तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डेविएट होगी लेफ्ट या राइट। लेकिन जब ये आप थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाते जाओगे, प्रेस करते जाओगे बार बार, जब वो हमारी गैल्वेनोमीटर की नीडल कह सकते एकदम 0 पे खड़ी हो जाएगी
एकदम किसी तरफ डेविएट नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम इस पूरे मान लेते हैं हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, इसको हम नल पॉइंट का नाम देते हैं। अब नल पॉइंट पर क्या होगा कि इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा इन रेजिस्टेंस के रेशियो की इक्वल आएगा। मतलब क्या होगा कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। ध्यान रखना ये जो R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 ये हमारा नल पॉइंट है। बैलेंस जब हमारी ब्रिज हो जाएगी तब ये सिचुएशन हमारा वर्क करेगा, तब उस बीच में यहाँ पर देखो करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए गैल्वेनोमीटर जीरो लेवल पर चला जाएगा। मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो को इक्वल आएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हमने कीज निकाला है उस पर लिखा होता है कि 10, 5, 10, 20, 15, 20 को भी कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अननोन है R2, ये अपने कैलकुलेट करना होता है। और ये जो हमारे पास R3 और R4 है ये लेंथ से देखो इस पूरे 1 मीटर लंबे वायर की जो थिकनेस है एक जैसी है, तो थिकनेस जब एक जैसी है तो लेंथ के से हम रिलेट कर लेते हैं। अगर मान लो ये 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आया है तो 60 सेंटीमीटर इधर और 40 सेंटीमीटर इधर, दो रेजिस्टेंस हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह देखा जाए अपने को जो R2 चाहिए, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R4 प्लस R3। इस सिंपल तरीके से हम R2 की वैल्यू यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। और जब हमें सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल जाता है तो 1/R करके हम कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। यही अपनी जरूरत है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सोल्यूशन। तो करना क्या है अपने को, व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से हमें सबसे पहले इसको निकालना है। व्हीट स्टोन ब्रिज इसी तरह से फिजिक्स लैब में आपको मिलेगी, 12th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों के सिलेबस में है, वहाँ पर आप जब इसको करोगे तो और अच्छे से सीखोगे। अभी तो मैं अपने केमिस्ट्री के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं जिसमें अलग अलग कीज होती हैं, उसमें जो कीज आप निकालोगे उतने ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर वो जो सोल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस हमें स्पेशली निकालना तो कंडक्टेंस है, लेकिन कंडक्टेंस निकालने का हमारे पास डायरेक्ट तरीका नहीं है अपने लैब में, इसलिए हम निकालते रेजिस्टेंस हैं और 1/R करके हम कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आप लोग समझने की जरूरत है, ये आप जरूर समझना। दूसरे नंबर पर देखा जाए यहाँ पर उसको लगा देते हैं, यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर जॉकी लगाएंगे और 1 मीटर लंबा वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर रहता है। बार बार इसको खिसका करके प्रेस करते जाओगे, जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर एकदम ऐसे जीरो लेवल पे शो करेगा, मतलब कि अब इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उस केस में हम मानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस हुआ है। तो ऐसे केस में जो इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, और इस तरह से हम R2 की वैल्यू R1/R4/R3, इस तरह से हम R2 की वैल्यू यानी अननोन सोल्यूशन की जो सोल्यूशन हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट लिया उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, 1/R करके हम कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से रेजिस्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम्स क्या है, चलो हम इसकी बात करें। पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये होती है, देखा जाए कि फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में तो हमारे पास वायर जोड़ना होता है, तो बड़े आसानी से वायर को हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम पॉइंट कर देंगे, यहाँ पर लाके पॉइंट कर देंगे तो वायर तो कनेक्ट हो जाता है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल डिजाइन करते हैं। देखो इसी तरह से अलग अलग शेप के कंडक्टिविटी सेल होते हैं और इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर भर देते हैं जिसका हमें कंडक्टेंस निकालना होता है। तो एक प्लेट को, एक इलेक्ट्रोड को देखो यहाँ से जोड़ देते हैं, दूसरे को यहाँ से जोड़ देते हैं। तो एक तो हमारी प्रॉब्लम जो फिजिक्स में वायर की होती है, हमारी केमिस्ट्री में सोल्यूशन की होती है। तो कंडक्टिविटी सेल बना करके हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो अपनी ये प्रॉब्लम खत्म होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर अगर हम डीसी करंट यूज करेंगे, देखो यहाँ पर जो मैंने लगा रखा है ये डीसी करंट का सिंबल है, डीसी करंट यूज करेंगे तो डीसी करंट में क्या होता है कि जो प्लेट पॉजिटिव होती है और जो निगेटिव होती है वो परमानेंट पॉजिटिव परमानेंट निगेटिव होती है। तो इसका सोल्यूशन उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर ये है वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी और इलेक्ट्रोड के करीब में जो कंसंट्रेशन आएगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायन और एनायन अलग अलग प्लेट पे जाकर के डिस्चार्ज हो जाएंगे, न्यूट्रल होने लगेंगे।
तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा, तो उस कंसंट्रेशन में हमें रेजिस्टेंस चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो भी हमारी वैल्यू गलत आएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा जाए इस वाले केस में यहाँ पर फिर हम एसी करंट यूज करते हैं, डीसी करंट की प्लेस पर एसी करंट यूज करते हैं। अब एसी करंट यूज करने के बाद देखा जाए अपनी अगली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। यहाँ जब हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, एसी में क्या अल्टरनेटिंग करंट है, गैल्वेनोमीटर दोनों साइड में देखो घूमने लगता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का देखा जाए 550 से लेकर के 5000 यहाँ पर देखो साइकिल पर सेकेंड का एक ऑडियो रेंज का यहाँ पर हम ईयरफोन यूज करते हैं। तो इससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है, ब्रिज बैलेंस लेवल पे पहुंच जाता है, तो ऐसे केस में देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो साउंड आती है ऑडियो रेंज की वो बहुत तेजी से साउंड आने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्रिज बैलेंस हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये चेंजेस करने पड़ते हैं। सब कुछ देखा जाए मैंने अपने नोट्स में भी कंप्लीट कर रखा है अच्छी तरह से। यहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें क्या करना है। दूसरी बात और थोड़ा सा बीट स्टोन ब्रिज की बात कर लें। बहुत सिंपल सी बात हम लोग करनी है, इजी गोइंग। अभी देखा जाए हम लोगों ने क्या किया था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r, और रेजिस्टेंस के लिए देखा जाए हमने क्या ले लिया था, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये हम लोगों ने लिया था R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो हमें R3 निकालना था, तो हम लोगों ने R1/R4/R2, इससे हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया, 1/R करके हमने कंडक्टेंस निकाल लिया। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, रेजिस्टिविटी और L/A, ये हम लोगों ने ले रखा था। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखा जाए 1/R के प्लेस पर जरा हमें यहाँ पर चलना चाहूंगा, देखा जाए। और इसके बाद देखा जाए ये तो कंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का हमारा रिलेशन था। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, ये हमारे सामने रिलेशन था। तो जरा इसको देखिएगा, और हमारे सामने रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस इंटू A/L, ये सिचुएशन बन जाएगी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, जरा इसको यहाँ पर 1/, मिलाया जाए, देखिए 1/R हो जाएगा, और यहाँ पर देखो L/A आ जाएगा। ये हमारे सामने रिलेशन बन जाएगा। 1/R क्या है, देखा जाए कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है, ध्यान रखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू A/L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, ये हमने बना रखा है। तो 1/रेजिस्टिविटी जब करोगे तो 1/ देखो R आ जाएगा और L/A आ जाएगा। यही जो L/A है, ध्यान रखना L/A है, यही जो है सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है, और इसको हम G स्टार से शो करते हैं। ध्यान रखना ऐसे हम लोग G बना देते हैं, यहाँ पर कंडक्टेंस के लिए तो G है, और सेल कांस्टेंट के लिए देखो G और ऐसे स्टार बना दिया जाता है, G स्टार। अब हमारे सामने क्या सिचुएशन बन जाएगी, देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R के जगह पर हम देखो कंडक्टेंस यूज कर लें, और L/A की जगह पर हम क्या यहाँ पर देखो G स्टार यूज कर दें। ये हमारे सामने क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो हमारा एक रिलेशन देखो ये भी बन के आ गया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये भी हमारे सामने एक रिलेशन, कभी कभी 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारे सामने पूछा जाता है। एक रिलेशन यहां पर भी बना सकते हैं, देखो इस वाले केस में क्या आपने सामने देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R, और यहाँ पर देखा जाए L/A की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, G स्टार। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, अगर हम R को इधर ले आए तो हमारे सामने देखो सिचुएशन क्या बन जाएगी, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ये भी हमारे सामने रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो सेल कांस्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इज इक्वल टू अपने सामने कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, ये भी हमारे सामने एक रिलेशन बन जाता है।
तो जिसकी जरूरत पड़ेगी, ये सब हमारे सामने जो फार्मूले हैं इन पर हम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते हैं। बड़े सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से समझना, करना, नोट्स को बढ़िया से प्रिपेयर करना। अपने टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स कंप्लीटली हमने पहले से वहाँ पर PDF शेयर कर रखा है। अब आप लोगों को उसको लिखना है, समझना है, वीडियोस अच्छे से देखने हैं, पूरे वीडियोस, टॉपिक को समझना है। किसी बच्चे को कोई डाउट आए कहीं पर तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना, वो प्रॉब्लम आपकी मैं सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके आगे के जो कह सकते कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगले वीडियो में कवर होंगे। अब आपका ये वीडियो यहीं तक का टॉपिक इसमें कवर मैं करूँगा। आगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन और बाकी सेल से रिलेटेड बाकी कॉन्सेप्ट जो भी हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी बाकी हैं, वो अगले वीडियोज़ में कवर होंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना सब कुछ आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो मिनिमम आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एनुअल में 100% जरूर कवर होगा। ये हमें मेरा मानना है और होता ही होता है हर साल है। अब आप लोग इसको अच्छे से समझो, करो, और अगर प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।